आज आप लोगों को हम कंप्रेसर के बारे में बताएंगे कि कंप्रेसर क्या है। ठीक है, किसके बारे में? तो कंप्रेसर के। इस चैप्टर में पढ़ना है कि कंप्रेसर क्या है और रेफ्रिजरेशन सिस्टम में इसका काम क्या है और यह कितने प्रकार का होता है और कहाँ पर किस प्रकार के कंप्रेसर का प्रयोग किया जाता है, इसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं कि यह सही है कि नहीं सही है, और हम इसका कैपेसिटी कैसे निर्धारण करते हैं और इसकी रिपेयरिंग किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग ये सब पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? तो पहले कि कंप्रेसर का काम क्या है, दूसरा कि कंप्रेसर कितने प्रकार के होते हैं, और तीसरा जो है कंप्रेसर कौन कौन से कंप्रेसर कहाँ प्रयोग किया जाता है, चौथा जो है उसकी टेस्टिंग करना कि यह इस प्रकार से टेस्ट करेंगे कि सही है कि ख़राब है, और इसके आगे जो है उसकी रिपेयरिंग के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कंप्रेसर के बारे में कि कंप्रेसर है क्या चीज़। तो कंप्रेसर जिस उपकरण के द्वारा कंप्रेशन की क्रिया पूर्ण की जाती है उस उपकरण को कंप्रेसर कहते हैं। कंप्रेसर किसे कहते हैं? कंप्रेसर जिस उपकरण के द्वारा कंप्रेशन की क्रिया पूर्ण की जाती है उस उपकरण को कंप्रेसर कहते हैं। यह एक प्रेशर यूनिट है, यानी कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम में इसका काम जो है रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करना है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि कंप्रेसर जो है कंप्रेशन की क्रिया को पूर्ण करने वाला उपकरण है, तो कंप्रेशन क्या है? क्या कहेंगे? कंप्रेशन यानी इसको कहते हैं संपीड़न। क्या कहते हैं? संपीड़न, यानी कि इसको संपीड़क, इसको संपीड़न यानी कि कंप्रेस करना। तो संपीड़न क्या होता है? कंप्रेशन क्या होता है? किसी निश्चित आयतन में किसी गैस की निश्चित मात्रा के ऊपर कार्य करके उसके प्रेशर और टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर तथा क्रिटिकल प्रेशर से अधिक कर देना ही कंप्रेशन कहलाता है। ठीक है, यानी किसी निश्चित आयतन में, जैसे मान लीजिए कि अगर ये सिलेंडर हो गया और इसमें क्या है कि पिस्टन है, तो ये सिलेंडर बोर हो गया और इसमें जो है पिस्टन ऊपर नीचे गति करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक इसका एक आयतन का हो गया, कांस्टेंट हो गया, निश्चित है। ठीक है, तो हमने बताया था कि कंप्रेशन क्या है? किसी निश्चित आयतन में किसी गैस की निश्चित मात्रा के ऊपर, अब इसमें जो आएगा वो गैस निश्चित मात्रा में ही आएगा क्योंकि नीचे आएगा तो यहाँ तक आ जाएगा पिस्टन, तो यहाँ तक रेफ्रिजरेंट यानी गैस आ जाएगा। तो निश्चित मात्रा के ऊपर जो गैस आ रहा है उसकी निश्चित मात्रा ही होगा, उसके ऊपर कार्य करके, ठीक है, गैस के ऊपर कार्य करके उसके प्रेशर और टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर तक क्रिटिकल प्रेशर से अधिक कर देना ही कंप्रेशन कहलाता है। ठीक है, यह एक प्रकार की क्रिया है। कंप्रेशन किसे कहते हैं? किसी निश्चित आयतन में किसी गैस की निश्चित मात्रा के ऊपर कार्य करके उसके प्रेशर और टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर तथा क्रिटिकल प्रेशर से अधिक कर देना ही कंप्रेशन कहलाता है। यह एक प्रकार की क्रिया है। और कंप्रेसर क्या है? कि जिस उपकरण के द्वारा कंप्रेशन की क्रिया को पूर्ण किया जाता है उस उपकरण को कंप्रेसर कहते हैं। ठीक है, चाहे उसका मॉडल डिजाइन कुछ भी हो, बनावट कुछ भी हो, अगर वो कंप्रेशन की क्रिया को पूर्ण कर रहा है, रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करने का कार्य कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? कंप्रेसर ही कहेंगे। ठीक है, मॉडल डिजाइन कुछ भी हो, मॉडल डिजाइन का हो, कुछ भी हो, बनावट भी कुछ भी हो, कुछ भी तरह से काम करे, लेकिन वो कंप्रेस कर रहा है तो उसको कंप्रेसर कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? कंप्रेसर कहेंगे। ठीक है, तो कंप्रेसर में बताया ना, जिस उपकरण के द्वारा कंप्रेशन की क्रिया को पूर्ण किया जाता है उस उपकरण को क्या कहते हैं? कंप्रेसर कहते हैं। ठीक है, अब कंप्रेसर जो है करता क्या है? रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कंप्रेसर क्या काम करता है? तो रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करने का काम करता है। जैसे हमने आपको रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में बताया था एक बार, ठीक है, कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो है कंप्रेसर क्या काम करता है उसके बारे में।
ये कंप्रेसर मान लीजिए हो गया, ये कंडेंसर हो गया, और ये रेफ्रिजरेंट कंट्रोल हो गया, ये ऑपरेटर हो गया, और सेक्शन लाइन जरा इसमें आ जाता है। इसमें और भी कंपोनेंट लगे हुए रहते हैं, लेकिन उसको हम यहाँ नहीं दर्शा रहे हैं क्योंकि वो सहायक उपकरण होते हैं। ये कंप्रेसर हो गया, तो ये क्या करता है, सेक्शन लाइन द्वारा रेफ्रिजरेंट को सक करके और कंप्रेशन पावर द्वारा कंप्रेस करके इसको हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर करके डिस्चार्ज करता है। ये डिस्चार्ज लाइन है, पहले बताए थे आप लोगों को, डिस्चार्ज करता है। और कंडेंसर में दबाव यानी इसमें जो है प्रेशर को क्या करता है, अधिक करता है। और ये ऑपरेटर में, ये कंडेंसर हो गया, ये ऑपरेटर में दबाव को क्या करता है, कम करता है। ठीक है, पहला काम क्या है कि सेक्शन लाइन से रेफ्रिजरेंट को सक करता है और सक करके कंप्रेस करके डिस्चार्ज करता है। दूसरा, कंडेंसर में दबाव को अधिक तथा ऑपरेटर में दबाव को कम करता है। तीसरा जो है क्या होता है कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम में रेफ्रिजरेशन साइकिल को क्या करता है, पूरा करता है। यानी कि यहाँ से खींचता है, फिर इसमें जो है कंप्रेस करके फिर भेजता है, फिर इधर से खींचता है, इस तरह से ये कार्य करता है। यानी कि यह रेफ्रिजरेशन सिस्टम का क्या है, मुख्य भाग है। कंप्रेसर क्या है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम का मुख्य भाग है। जिस तरह से हमारे शरीर के अंदर जो है हार्ट होता है, वो क्या करता है कि ब्लड को पंप करता है। अब ब्लड को पंप करके जितने हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, उन सभी पार्टों में क्या करता है, यानी कि ब्लड को भेजता है, जिससे क्या होता है कि हमारा शरीर के जितने जो है पार्ट्स हैं वो सब काम करते हैं। ठीक है, और जिस भाग में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है, वह भाग क्या होता है, काम करना बंद कर देता है। कि नहीं कर देता है। तो जब मान लीजिए इसमें जो है ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है, तो ये इसी तरह से पड़ा रहता है। ठीक है, भले इससे हाथ उठा सकते हैं, लेकिन ये इससे काम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए यह सर्कुलेशन कराने का काम करता है। यानी कि ये समझ लीजिए कि जिस तरह से हम लोग के शरीर का जो है हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है, उसी तरह से यह रेफ्रिजरेंट को पंप करता है। ठीक है, और सभी जो है पार्टों में पहुंचाता है, फिर वहां से खींचता है, फिर सभी जगह पहुंचाता है, इस सर्कुलेशन बनाए रखता है। ये तो समझ में आ गया आप लोगों को कि कंप्रेसर क्या है, कंप्रेसर का काम क्या है, कंप्रेशन किसे कहते हैं। अब जो है टाइप्स ऑफ कंप्रेसर, कंप्रेसर कितने प्रकार के होते हैं, क्या है, टाइप्स ऑफ कंप्रेसर, टाइप्स ऑफ कंप्रेसर यानी कि कंप्रेसर के प्रकार। देखिए, कंप्रेसर तो कई मॉडल के हिसाब से हो सकता है, उसके ऑपरेशन के हिसाब से हो सकता है, उसे कंप्रेशन विधि के अनुसार हो सकता है, प्राइम मूवर के लोकेशन के आधार पर हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पर मुख्य रूप से जो है कि कंप्रेशन की क्रिया के आधार पर, ठीक है, हम क्या करते हैं, कंप्रेसर के प्रकार को डिफाइन कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से जो है कंप्रेसर जो है, पहला है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर दिखाई दे रहा है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। दूसरा रोटरी कंप्रेसर, और तीसरा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, सेंट्रीफ्यूगल और चौथा गियर टाइप या स्क्रू टाइप कंप्रेसर, और चौथा जो है पांचवा यानी स्क्रोल टाइप, स्क्रोल टाइप कंप्रेसर। तो ये जो है कंप्रेसर हो गया। ऐसे तो देखा जाए गियर टाइप में ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। तो देख रहे हैं कौन से कंप्रेसर है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। क्या है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। दूसरा रोटरी कंप्रेसर, और तीसरा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। चौथा गियर टाइप या स्क्रू टाइप कंप्रेसर, और स्क्रोल टाइप कंप्रेसर। ठीक है, फिगर में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो है दिखाई देगा कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर किस तरह का होता है, रोटरी कंप्रेसर, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, गियर टाइप या स्क्रोल टाइप, और
क्या होता है, ये कंप्रेसर का प्रकार है और इनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है इस सब के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, किसके बारे में जानते हैं, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में। किसके बारे में, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। इसका प्रयोग जो है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का डोमेस्टिक से लेकर कमर्शियल तक सब में इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि समझ लीजिए कि यूनिवर्सल समझ लीजिए, ये जो अधिकांशतः जो है जैसे छोटा है प्लांट, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, डीप फ्रीजर हो गया, वाटर कूलर हो गया, ठीक है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आइस कैंडी, आइस प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, सेंट्रल एसी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब समझ लीजिए ये जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यानी कि छोटे से लेकर बड़े प्लांट तक में हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर किसे कहते हैं, तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यानी उस कंप्रेसर को कहते हैं जिसके क्रैंक केस में, ध्यान दीजिए, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर उस कंप्रेसर को कहते हैं जिसके क्रैंक केस में क्रैंक शाफ्ट के घूमने से कनेक्टिंग रॉड द्वारा पिस्टन सिलेंडर बोर के अंदर एक सीधी रेशियो में ऊपर नीचे गति करता है, यानी कि रेसिप्रोकेटिंग गति करता है। तो उस कंप्रेसर को रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये सिलेंडर हो गया और इसमें जो है दिखाई दे रहा है फिगर, क्रैंक शाफ्ट, ये फ्लाईव्हील हो गया, ये काउंटर वेट हो जाएगा, यहाँ पर कनेक्टिंग रॉड में गजन पिन, रेयरिस्ट पिन होगा, अभी फिलहाल हम इसको बता रहे हैं, खाली उतना ही हमने बताया रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ठीक है, नहीं लग रहा है। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो है क्या होता है कि हमने बताया कि वह कंप्रेसर जिसे क्रैंक केस में, देखिए इसको हम क्या करते हैं, 4 भागों में बांट देते हैं। ये हो गया हेड, दूसरा सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर CYLINDR सिलेंडर ब्लॉक, और ये हो गया क्रैंक केस। क्रैंक केस ये मत समझिएगा, सी है क्रैंक केस, और ये हो गया यहाँ पर आयल रहता है, इसको कहते हैं बॉटम। बॉटम मैंने पेंदी। तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर हम इस प्रकार कह सकते हैं कि वह कंप्रेसर जिसके क्रैंक केस में क्रैंक शाफ्ट के, ये क्रैंक शाफ्ट हो गया, क्रैंक शाफ्ट के घूमने से कनेक्टिंग रॉड द्वारा, ये कनेक्टिंग रॉड हो गया, ठीक है, कनेक्टिंग रॉड द्वारा पिस्टन, और ये सिलेंडर बोर हो गया, पिस्टन सिलेंडर बोर के अंदर एक सीधी रेशियो में, ये ऊपर नीचे गति करेगा कि नहीं करेगा, एक सीधी रेशियो में, यानी कि हमेशा आगे पीछे करे या ऊपर नीचे करे, दाएं बाएं करे, लेकिन सीधी रेशियो में ही करेगा, ठीक है। तो उस कंप्रेसर को हम क्या कहते हैं, यानी कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कहते हैं। क्यों, क्योंकि आगे पीछे ऊपर नीचे सीधी रेशियो में जो गति करता है उसी को रेसिप्रोकेटिंग मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकेटिंग मोशन। तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन द्वारा यह रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। जैसे आप देखे होंगे साइकिल में हवा भरने वाला, इस तरह से पाइप होता है उसका,
और यहाँ पर एक यहाँ नोजल निकला हुआ रहता है, ठीक है, ये स्टेन रहता है इस तरह से, और ऊपर हैंडल होता है और नीचे वाशर रहता है इसे। तो ये ऊपर करते हैं तो यहाँ होल रहता है, तो यहाँ से जैसे ऊपर करते हैं तो इसके अंदर हवा जाता है, फिर उसको दबाते हैं तो हवा यहाँ से निकलकर साइकिल के अंदर चला जाता है। तो ये भी रेसिप्रोकेटिंग है, ये भी रेसिप्रोकेटिंग मोशन काम कर रहा है। जो हैंड पंप है, हैंड पंप देख रहे हैं ना आप लोग घरों में, इसको थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, यहाँ से ऊपर वाला थोड़ा पतला होता है, वह मोटा होता है, नीचे वाला पतला हो जाता है। और यहाँ पर एक लीवर लगा दिया जाता है ऐसे, और इस लीवर में वाशर ऐसे लगा दिया जाता है। तो यहाँ इसको नीचे दबाते हैं, ये ऊपर जाता है, इसको ऊपर उठाएंगे तो नीचे आएगा। तो ये भी रेसिप्रोकेटिंग है, यानी जो आगे पीछे ऊपर नीचे गति करता है उसको हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, रेसिप्रोकेटिंग। तो इसलिए इस कंप्रेसर को हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कहते हैं। तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर किसे कहते हैं, वह कंप्रेसर जिसके क्रैंक केस में क्रैंक शाफ्ट के घूमने से कनेक्टिंग रॉड द्वारा पिस्टन सिलेंडर बोर के अंदर एक सीधी रेशियो में ऊपर नीचे गति करता है, यानी रेसिप्रोकेटिंग गति करता है, तो उस कंप्रेसर को रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा ना। अब रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो इसको जो है 3 भागों में बांट सकते हैं, 3 प्रकार के। ठीक है, पहला हो गया सील्ड या हर्मेटिक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, दूसरा सेमी सील्ड या सेमी हर्मेटिक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, और तीसरा ओपन टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। ओए, नींद लग रहा है? कभी कभी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, एक कहानी आपको बता रहे हैं, एक बुखार और घाव का। ठीक है, बुखार और घाव जो है अपना प्रभाव दिखाने के लिए, बुखार जो चला गया पंडित जी के यहाँ और घाव चला गया कहाँ पर, तो यादव जी के पास। तो जब बुखार अपना प्रभाव दिखाए तो पंडित जी सुबह सुबह उठते थे और नहा धोकर पूजा पाठ करके दही चूड़ा खा लेते थे, जिससे बुखार का जो प्रभाव था वो समाप्त हो जाता था। जब वो टेम्परेचर बढ़ाए तो ये टेम्परेचर डाउन कर दे उसका। बात सुने ना। उधर जो है यादव जी के पास घाव चला गया, जैसे वो अपना प्रभाव दिखाए, अपना प्रभाव ऊपर करे, तो वो आंकड़ा में लड़ने के चक्कर में उठाए मिट्टी अदर के मल दे, वो खिलाया जाए। रोज का यही ना उन लोग का जो है क्या हो गया, दिनचर्या था। अनेक उनका एम था पंडित जी का सुबह सुबह नहाना और दही चूड़ा खाना, अनेक इंटरेस्ट था उनका। यादव जी का क्या था, पहलवान थे, उनका आंकड़ा में लड़ना। तो इधर बुखार जो है क्या हो गया, परेशान हो गया पंडित जी से कि जब अपना प्रभाव दिखाए तो ये प्रभाव उसको जो है समाप्त कर देते थे। उधर जो है यादव जी भी क्या करते थे कि जैसे घाव अपना प्रभाव दिखाए, सुबह सुबह अखड़ा में, शाम को अखड़ा में जाए और ढक के उसको मिट्टी से, अब जानते ही हैं कि पहलवान लोग मिट्टी रगड़ रगड़ लेते हैं। देखिएगा कहीं पर कुश्ती लड़ने जाते हैं ना तो क्या करते हैं, पूरा मिट्टी उठाएंगे और ऐसे ऐसे बुझाए कि जो है तेल लगा रहे हैं, चाहे और कोई मैंने बढ़िया चीज़ लगा रहे हैं उस तरह से। तो उनका वही चीज़ है। तो घाव को क्या करते थे, मिट्टी लगा कर रगड़ देते थे। उनको समझ में नहीं आता कि घाव है क्या है। ठीक है, दोनों घाव और बुखार परेशान होकर छोड़कर भागे उन दोनों आदमी को। बुखार परेशान होकर भागते, मुंह में भुनभुनाते, ऐसा आदमी होता है, ऐसा आदमी होता है जो प्रभाव को समाप्त कर देता है। जब जब हम प्रभाव दिखाए हमारा टेम्परेचर डाउन कर दे। उधर से घाव भुनभुनाते हुए आ रहा था, बाप रे इतना कैसा आदमी है, जब हम प्रभाव दिखा रहे हैं हमारा दर्द छिल दे रहा है, ऐसा कोई आदमी होता है। और दोनों आते आते जो है आपस में लड़ गए। जब लड़े तो दोनों गुस्सा थे ही,
कि उधर पंडित जी उसका टेम्परेचर डाउन कर दे रहे थे और यादव जी यानी पहलवान जी जो है उसका जो है क्या करते थे, घावे छिल दे, उसको छिल दे रहे थे, पूरा बॉडी उसका छिल दिए थे। अब जब दोनों मिले तो दोनों गुस्सा गए आपस में, तो देखा कि अरे घाव महाराज आपका क्या हाल है, बहुत तो छिलाए हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कह रहे अरे आप भी तो दुबले पतले दिखाई दे रहे हैं, क्या हुआ है। तो मत पूछिए, हम तो एक पंडित जी के पास चले गए थे, जब अपना प्रभाव दिखाते थे तब जो है क्या होता था कि पानी गिरा कर हमारे प्रभाव समाप्त कर देता था। अरे हम भी मत पूछिए, हम भी एक चले गए थे पहलवान के यहाँ, वो क्या किया, जब भी हम प्रभाव दिखाते थे मिट्टी लगा कर रगड़ देता था, सुबह शाम छील छाल कर रख दिया, देखो ना पूरा छिला गया है। तो दोनों परेशान, कहे कि अब क्या किया जाए। तो एक काम करते हैं, हम पंडित जी के पास जाते हैं। घाव ने सलाह दिया कि हम पंडित जी के पास जाते हैं और आप क्या कीजिए, यादव जी के पास चले जाइए, पहलवान जी के पास चले जाइए। तो कहा ठीक है चलो देखते हैं क्या होता है। तो घाव चला गया पंडित जी के पास और बुखार चला गया यादव यानी कि पहलवान जी के पास। उधर जो है घाव जैसे प्रभाव दिखाए, पंडित जी क्या करे, कड़ू का तेल लेकर उसको सहलाने लगते थे बैठकर, पूजा पाठ छोड़ दिए। उधर जो है यादव जी जैसे ही लड़ने जाए तो प्रभाव दिखाए तो कुश्ती छोड़कर जो है बैठ जाए। ठीक है, अब इस तरह से जो है दोनों आदमी जो है बहुत बुखार का सेवा किए और वो पंडित जी घाव का सेवा किए। दोनों जब सेवा करा उरा कर बढ़िया से प्रफुल्लित हो गए तो छोड़कर भागे। भागे मतलब क्यों निकले, छोड़कर आने चाहते नहीं थे लेकिन छोड़कर आना पड़ा। तो दोनों आकर रास्ते में मिले तो कह रहे अरे पहलवान जी तो बहुत हमारा सेवा किया है। बुखार ने कहा, उसने कहा घाव ने कि पंडित जी भी हमारे बहुत सेवा किए। कहने का मतलब है कि अगर आपका जो है एम हमेशा सही रहेगा, जैसे पंडित जी सुबह सुबह उनका एकदम एम था, नियम था कि हम क्या करना है कि नहा लेना है, तो बुखार रहने के बावजूद भी वो नहा लेते थे। उसी तरह से आप लोग को अगर एम रहेगा कि हमको सीखना है, स्टडी करना है, तो नींद नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए नींद नहीं आना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। हाँ, तो एम पर ध्यान दीजिए, नींद पर नहीं तो यादव की तरह घाव को जो है रगड़ कर रख सकते हैं, इसी तरह से नींद को भी रगड़ कर रखिए। समझ में आया। हाँ, तो ये हो गया सील्ड और हर्मेटिक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, और दूसरा है सेमी सील्ड या सेमी हर्मेटिक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, और तीसरा है ओपन टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। ठीक है, अब ये सील्ड और हर्मेटिक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर क्या होता है और सेमी सील्ड और सेमी हर्मेटिक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर क्या होता है, इसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, पहला है सील्ड या हर्मेटिक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। सील्ड या हर्मेटिक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, यानी इस कंप्रेसर को सील्ड या हर्मेटिक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि यह एक ही डोम के अंदर, जैसे फिगर में आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ से इसका डिस्चार्ज निकला होता है, इधर सेक्शन और इधर चार्जिंग निकला हुआ होता है, और यहाँ पर वेल्डिंग किया हुआ रहता है। तो इसको सील्ड इसलिए कहते हैं कि कंप्रेसर और कंप्रेसर मोटर दोनों एक ही डोम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के द्वारा सील्ड होता है। डोम समझते हैं ना, डोम का मतलब आवरण, केस इसका कवर। ठीक है, ये स्टील का बना हुआ रहता है और इसके अंदर डाल के इसको सील्ड कर देते हैं। इसमें क्या होता है कि कंप्रेसर और कंप्रेसर मोटर दोनों एक ही में डोम में ठीक होते हैं, मतलब सील्ड होते हैं, इसलिए इसको सील्ड या हर्मेटिक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कहते हैं। इसमें जो क्या होता है कंप्रेसर, वो क्या होता है डायरेक्ट ड्राइव होता है। क्या होता है डायरेक्ट ड्राइव। डायरेक्ट ड्राइव का मतलब होता है कि उसके मोटर के शाफ्ट में ही क्रैंक शाफ्ट बना दिया जाता है, तो जितना आरपीएम मोटर का होता है उतना ही आरपीएम जो है क्या होता है, यानी कि इस कंप्रेसर का होता है। ठीक है, यानी कि आप इसके इंटरनल पार्ट समझ लीजिए कि इंटरनल पार्ट किस प्रकार से होता है।
यहाँ पर जो है ये पार्ट्स जो है इतना दिखाई दे रहा है, ये सब इसमें लगा हुआ रहता है, ठीक है। ये क्या है, ये रोटर हो गया, क्या हो गया, रोटर। रोटर, ये हो गया स्टेटर। स्टेटर यानी मोटर का दो भाग होता है। मोटर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है। मोटर का दो भाग हो गया, एक स्टेटर, ये गोल सा रहता है, पूरा क्या होता है, गोल सा रहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्टेटर कहते हैं। और इसी के अंदर यह क्या होता है, घूमता है, इसलिए इसको रोटर कहते हैं। क्या कहते हैं, रोटर कहते हैं। और ये जो है बाइंडिंग किया हुआ है, ये स्थिर रहता है, इसलिए इसको स्टेटर कहते हैं, ठीक है। और जो घूमता है उसको रोटर कहते हैं। और इसी के शाफ्ट है, रोटर का शाफ्ट, उसी में एक क्रैंक शाफ्ट बना दिया गया है, ठीक है। ये मेन बेरिंग हो गया और एक बैक इंड बेरिंग हो गया। अब इसमें क्रैंक शाफ्ट बन गया, तो इसी क्रैंक शाफ्ट के द्वारा यह ऊपर नीचे क्या करेगा, पिस्टन घूमेगा, ठीक है। ये काउंटर वेट हो गया, आगे बताएंगे, जो ओपन टाइप कंप्रेसर पढ़ाएंगे ना तो उसमें पूरा डायग्राम बना के उसका नाम लिख देंगे। ये हाई साइड मफलर है, ये हेड को दो भागों में बांट दिया गया। ये सेक्शन हो गया, सेक्शन हाउसिंग हो जाएगा, यहाँ से रेफ्रिजरेंट इसके अंदर आएगा तो पूरे डोम में आएगा, और डोम में आएगा तो इसके माध्यम से इसमें जाएगा, फिर कंप्रेस करेगा तो कंप्रेस करके यहाँ से निकल कर इसमें आएगा, और इसमें से होते हुए यहाँ पर हाई साइड मफलर में जाएगा, मफलर से होते हुए यहाँ डिस्चार्ज हो जाएगा, यहाँ से ये डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है यह रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो शील्ड है ये काम करता है। ये डायरेक्ट ड्राइव है, देखिए ये डायरेक्ट ड्राइव है ना, इसी के शाफ्ट में क्रैंक शाफ्ट बन गया है, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट ड्राइव या हर्मेटिक कंप्रेसर कहते हैं। इस तरह के कंप्रेसर का प्रयोग देखिए किसी किसी में क्या होगा कि ये कंप्रेसर ऊपर हो जाएगा और रोटर जो है मोटर नीचे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अधिकांशतः आप देखेंगे कि कंप्रेसर ऊपर होता है, मोटर नीचे रहता है। किसी में क्या होता है, जैसे एसी का है तो एसी में रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर लगा होता है, तो उसका जो है मोटर ऊपर की तरफ रहेगा और कंप्रेसर नीचे साइड में रहेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ओवरलोड प्रोटेक्टर भी कभी कभी इंटरनल लगा दिया जाता है इसमें। अब इसका जो है पूरा पार्ट जब खोल कर दिखाएंगे तो और समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल आप समझ लीजिए कि ये क्या हो गया, यानी कि सील्ड या हर्मेटिक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर हो गया, ठीक है। दूसरा है, और फिगर भी देख लेंगे तो समझ में आएगा। अब दूसरा क्या है, सेमी सील्ड। क्या है, सेमी सील्ड। तो ये सब पार्ट्स है, इसका ज्यादा नहीं लिख रहे हैं इसमें, थोड़ा थोड़ा समझा दे रहे हैं आप लोगों को। समझ लीजिए इतना ही। सेमी सील्ड यानी ये जो है क्या होता है कि कंप्रेसर अलग होता है, मोटर अलग होता है, लेकिन एक ही बॉडी के अंदर रहता है, ठीक है। ये क्या होता है, यानी कि इसको सील्ड नहीं किया गया रहता है, ठीक है। और इस पर जो है एयर ग्रुप बना हुआ रहता है, ऐसे एयर कूल्ड होता है, हवा से ठंडा होने के लिए। पहले वाले में हम बताए थे कि कंप्रेसर और कंप्रेसर मोटर दोनों एक ही में, एक ही डोम के अंदर क्या होता है, यानी कि सील्ड होता है, जिसको नीचे फीमेल डोम और ऊपर मेल डोम होता है। इसमें अलग है कंप्रेसर, इसमें नीचे ये कंप्रेसर हो गया और ये क्या हो गया, कंप्रेसर मोटर हो गया, ठीक है। एक ही बॉडी में है लेकिन सील्ड नहीं है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सेमी सील्ड या सेमी हर्मेटिक कहते हैं। इसमें ये भी डायरेक्ट ड्राइव होता है, देखिए इसके शाफ्ट में ही क्रैंक शाफ्ट बना दिया गया है। ये डबल पिस्टन का है, तो ये आइस कैंडी, आइस प्लांट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, ठीक है। और इसका प्रयोग उतना ज़्यादा नहीं होता है, लिमिटेड होता है।
तो इसको क्या कहते हैं, सेमी सील्ड। अब देखिए यहाँ पर इसके पार्ट जो है, ये फैन है, फैन ब्लेड, जो ये चलने पर क्या करता है, इधर से हवा खींच कर इसको ठंडा करने के लिए, बाइंडिंग को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। ठीक है, ये स्टेटर हो गया जो बाइंडिंग किया गया है, स्टेटर जो स्थिर रहता है और इसी में सप्लाई देते हैं तो मैग्नेट उत्पन्न होता है जिसकी वजह से ये घूमता है। ये रोटर हो गया, घूमने वाला भाग रोटर होता है। ये क्या हो गया, बैरिंग हो गया, और इस बैरिंग में ही शाफ्ट बना हुआ है, देख रहे हैं, जुड़ा हुआ है इस बैरिंग से, और ये इसको जोड़ा गया है। यहाँ पर जो है इसके बैक इन प्लेट, इसको बैक इन बैरिंग भी बोलते हैं, तो ये बैक इन प्लेट पर टाइटिंग बोल्ट से टाइट कर दिया गया है। और यहाँ पर गियर टाइप ऑयल पंप लगाया गया है, देखिए लिखा है ना, गियर टाइप ऑयल पंप। जब ये क्रैंक शाफ्ट घूमेगा तो ये गियर के माध्यम से भी घूमेगा, और यहाँ से आयल जो है बॉटम में, यहाँ से आयल जाएगा इसमें, तो यह स्टेनर लगाया गया है यानी फिल्टर। ये फिल्टर जाली क्या करेगा, आयल में जो शुद्धियाँ होंगी उसको छान कर रोकेगा और शुद्ध आयल यहाँ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसके माध्यम से ये सभी मूविंग पार्टों में चला जाएगा, यहाँ पर भी जाएगा आयल। मूविंग पार्टों में जाने से क्या होता है, लुब्रिकेशन होता है, जिससे चिकनापन होगा और ये स्मूथ चलेगा। फिर इसी के माध्यम से यहाँ से चला जाएगा इसके ऊपर भी, यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर लिखा है ना, ये देखिए पिन, पिस्टन पिन या गजन पिन या रिस्ट पिन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया सिलेंडर बोर्ड, ये हो गया पिस्टन। ठीक है, देखिए यहाँ लिखे पिस्टन, ऊपर जो है क्या है, रिंग है, कंप्रेशन रिंग हो गया ऊपर। आगे ओपन टाइप में और बता देंगे इसको। और ये जो है इसको कहते हैं स्मॉल इन बैरिंग। ये पिस्टन पिन अंदर वाला है, अब बाहर वाला जो बैरिंग है उसको स्मॉल इन बैरिंग कहते हैं, इसको बाहर वाला को बिग इन बैरिंग कहते हैं। ठीक है, तो बिग इन बैरिंग। और ऊपर देखिए वाल प्लेट है, और इस वाल प्लेट पर यहाँ पर क्या है, सेक्शन एक रो है, ये सेक्शन है, और यहाँ पर एक डिस्चार्ज वाल रीड ए है और डिस्चार्ज वाल रीड ए है। तो यहाँ से जो सेक्शन करेगा तो यहाँ से इस हाउसिंग में जाएगा, देख रहे हैं ना, ये हाउसिंग बना हुआ है, ये वाला हाउसिंग, और यहाँ में जाकर रेफ्रिजरेंट रुका रहेगा। जब ये पिस्टन नीचे जाएगा तो इसके अंदर वैक्यूम होगा, तो यहाँ से रेफ्रिजरेंट इसके अंदर जाएगा, और जब इधर वैक्यूम होगा तो इधर से रेफ्रिजरेंट जाएगा। और जब कंप्रेस करेगा, ये वाला कंप्रेस करेगा तो ये बंद हो जाएगा और ये खुल जाएगा, यहाँ से रेफ्रिजरेंट निकल कर इसमें आ जाएगा। और जब ये कंप्रेस करेगा तो ये खुलेगा और ये रेफ्रिजरेंट आकर यहाँ निकल रह जाएगा। तो इस पिस्टन का भी रेफ्रिजरेंट इसमें आएगा ऊपर हाउसिंग में, और इसका भी आकर इसमें आएगा, और यहाँ से क्या होगा, डिस्चार्ज सर्विस वाल्व के द्वारा बाहर निकलेगा। ठीक है, ये ऊपर वाला डिस्चार्ज वाल्व रीड है, और ये है होल जो है वो डिस्चार्ज पोर्ट कहलाता है। उसी तरह से इधर जो है क्या है, सेक्शन वाल्व रीड है, हाई जो है क्या है, नीचे की तरफ लगा हुआ है सेक्शन वाल्व रीड, दिखाई दे रहा है, सेक्शन वाल्व रीड। ठीक है, ऊपर सेक्शन पोर्ट है, ये सेक्शन मैनिफोल्ड है। क्या है, सेक्शन मैनिफोल्ड, यानी कि एक जगह रेफ्रिजरेंट आ गया, फिर यहाँ से भी रेफ्रिजरेंट इसमें आ सकता है, यहाँ से भी रेफ्रिजरेंट आ सकता है। डिस्चार्ज होगा तो इसका भी डिस्चार्ज आकर इसमें रुकेगा, इसका भी डिस्चार्ज आकर रुकेगा, और यहाँ से एक निश्चित मात्रा में आउट होगा। तो सेमी सील्ड समझ में आ गया कि सेमी सील्ड क्या होता है। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे ओपन टाइप। ठीक है, क्या बताएंगे, ओपन टाइप कंप्रेसर के बारे में, कि ओपन टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम मिटा दे इसको, बना लिए, उतार लिए। ओपन टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ओपन टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर उस कंप्रेसर को कहते हैं जिसमें कंप्रेसर और कंप्रेसर मोटर दोनों अलग अलग भागों में क्या होते हैं, फिट होते हैं। ठीक है, उसको ओपन टाइप कहते हैं, यानी इसको सील्ड नहीं किया जाता है, किसी आवरण के द्वारा इसको कवर नहीं किया जाता है, बल्कि इसका जो है पूरा पार्ट नट बोल्ट के द्वारा टाइट किया गया रहता है, लेकिन कवर नहीं किया जाता। जैसे सील्ड यूनिट में क्या होता था, दो मेन और फीमेल होता है ना, इस तरह से कंप्रेसर मोटर और कंप्रेसर दोनों क्या होता था, एक ही डोम के अंदर इसको सील्ड कर दिया जाता था, दोनों एक ही में डोम रहता है। इसको क्या कहते थे, ऊपर वाला जो है ये हो गया मेल डोम, और नीचे वाला क्या हो गया, फीमेल डोम। तो इसमें ओपन टाइप में नहीं होता है। अब देखिए ओपन टाइप में क्या होता है कि दो प्रकार के होते हैं, एक तो एयर कूल्ड ओपन टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, और दूसरा होता है वाटर कूल्ड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। ठीक है, और ड्राइव के अनुसार यह क्या होता है कि इनडायरेक्ट ड्राइव होता है। क्या होता है, इनडायरेक्ट ड्राइव। तो हम आपको बता रहे हैं पहले, ये सिलेंडर के हेड को ठंडा के अनुसार
रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ओपन टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर दो प्रकार के होते हैं। सिलेंडर के या हेड को ठंडा करने के अनुसार रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, ठीक है। पहला है एयर कूल्ड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और दूसरा है वाटर कूल्ड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ठीक है। तो हम आपको पहले बताते हैं कौन सा, एयर कूल्ड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर ओपन टाइप में ही है। हवा से ठंडा होने वाला रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, इसमें देखिए क्या क्या लगा होता है। इसको कहते हैं फ्लाई व्हील, फ्लाई व्हील। ये है शाफ्ट सील, और ये जो है यहां पर इसको कहते हैं बिग इन बैरिंग, बिग इन बेयरिंग। शाफ्ट सील होता है इसी में, और इसी में क्या होता है, मेन बैरिंग भी होता है, और इसको बैक इन बैरिंग कहते हैं। यहां पर जो है बैक इन बैरिंग, इसको कहते हैं बैक इन बैरिंग। और यहां जो है इसको कहते हैं काउंटर वेट। क्या कहते हैं? काउंटर वेट, काउंटर वेट। ये है कनेक्टिंग रॉड, ठीक है। और इसके अंदर जो देख रहे हैं गोल से दिखाई दे रहा है, इसके अंदर वाला भाग को इसको कहते हैं पिस्टन पिन, गजन पिन या रिस्ट पिन। हम पिस्टन पिन तो लिख दे रहे हैं, ये रिस्ट पिन दिखाई दे रहा है, रिस्ट पिन, गजन पिन, स्पेलिंग दिखाई दे रहा है, सब समझ में आ रहा है? जहाँ समझ में पूछ लीजिएगा। ये जो है क्या है, आयल स्क्रेपर यानी आयल रिंग है। ये वाला देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ ये वाला भाग है, यहाँ से निकलकर इसको लिखते हैं आयल रिंग, आयल रिंग, ठीक है। और ये वाला भाग जो है ये, इसको कहते हैं कंप्रेशन रिंग। क्या कहते हैं? कंप्रेशन रिंग। और इसको कहते हैं पिस्टन, पिस्टन। और ये बाहर वाला है उसको कहते हैं स्मॉल इन बैरिंग। जैसे नीचे वाला बिग इन बैरिंग और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, स्मॉल इन बैरिंग। स्मॉल इन बैरिंग, ठीक है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना। और ये है सिलेंडर बोर्ड। क्या कहते हैं इसको? सिलेंडर बोर्ड। और यहां जो है इसको कहते हैं डिस्चार्ज पोर्ट। ये वाला है होल, इसको कहते हैं डिस्चार्ज पोर्ट। बड़ा कर इसको कहते हैं डिस्चार्ज, DISCHARGE, डिस्चार्ज पोर्ट, PORT, डिस्चार्ज पोर्ट में होल, ठीक है। और ये वाला जो है यहां से यहां एक प्लेट होता है, इसको कहते हैं वाल्व प्लेट, वाल्व, VALVE, वाल्व प्लेट। छोटा छोटा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? प्लेट, प्लेटर हो गया है, PLAT, वाल्व प्लेट, ठीक, इस तरह देखते हैं। अब इसके बाद से जो है ये है डिस्चार्ज वाल्व रीड। देखिए यहां से ये है डिस्चार्ज वाल्व रीड, DISCHARGE, डिस्चार्ज वाल्व रीड, REED, ठीक है। डिस्चार्ज वाल्व रीड, डिस्चार्ज वाल्व रीड। आप मत कहिएगा कि रीड का स्पेलिंग READ पढ़े हैं, सर जी रीड स्पेलिंग बता रहे हैं REED। अरे वो रीड का मतलब होता है क्या चीज़, पढ़ना, और ई रीड का मतलब होता है पत्ती। डिस्चार्ज वाल्व रीड, REED, ठीक है। क्या कहते हैं? डिस्चार्ज वाल्व रीड। ये डिस्चार्ज वाल्व रीड और पत्ती हो गया जो ऊपर से दबाए रखेगा, और ये स्प्रिंग है। और ये हो गया सेक्शन वाल्व रीड, सेक्शन
SUCTION, REED, देख लीजिए REED, रीड। ठीक है, यहां से सेक्शन होगा, सेक्शन इनलेट यानी कि रेफ्रिजरेंट इनलेट, और यहां से आउटलेट, ये आउटलेट सीधे लिख दे रहे हैं आउटलेट। ये हो गया डिस्चार्ज हाउसिंग, डिस्चार्ज हाउसिंग, और ये हो गया सेक्शन हाउसिंग। ये हो गया हेड, HEAD, हेड। कुछ दूसरा मत लिख लीजिएगा आप लोग, कैसे कि छोटा छोटा है। और आयल का हो गया फिल्टर, और गियर टाइप आयल पंप है। PUMP, पंप। अब देखिए हम आपको बता रहे हैं, और ये जो है एयर ग्रूव है, ये एयर ग्रूव, GROOV, एयर ग्रूव। ध्यान दीजिए फिगर पर, ये ओपन टाइप एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है। ठीक है, एक के सिलेंडर है तो एक के पिस्टन है। अब यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये सबसे ऊपर वाला भाग हेड कहलाता है। क्या कहलाता है? हेड। और इस हेड में क्या होता है कि एक डिस्चार्ज हाउसिंग होता है, एक सेक्शन हाउसिंग होता है। ठीक है, क्या होता है? ये डिस्चार्ज हाउसिंग, एक सेक्शन हाउसिंग। हेड दो भागों में बटा हुआ रहता है, एक सेक्शन हाउसिंग के रूप में और एक डिस्चार्ज हाउसिंग के रूप में। यहाँ पर जो है वाल्व प्लेट है। अब इस वाल्व प्लेट पर दो वाल्व रीड लगे होते हैं। एक जो है वाल्व प्लेट के नीचे सेक्शन वाल्व रीड, और ऊपर क्या होता है? डिस्चार्ज वाल्व रीड। ठीक है, सेक्शन वाल्व प्लेट पर क्या होता है? दो वाल्व रीड लगा हुआ है, एक नीचे ये सेक्शन वाल्व रीड है और ऊपर जो है डिस्चार्ज वाल्व रीड लगा हुआ है। ठीक है, और उसके नीचे जो है क्या है? ये सिलेंडर बोर है, और सिलेंडर बोर के अंदर ये पिस्टन लगा हुआ है। ये पिस्टन जो है, पिस्टन, और ये जो है ऊपर इसमें लगा हुआ है, ये देखिए एक कंप्रेसर रिंग है, जो क्या करता है कि सिलेंडर और पिस्टन के बीच में जो गैप है, क्योंकि पिस्टन ऊपर नीचे गति करता है तो कुछ ना कुछ तो गैप होगा ना, तो उस गैप को बंद करने के लिए ये कंप्रेसर रिंग का प्रयोग किया गया है। उसके नीचे जो है ये स्मॉल एंड बेरिंग है, जिसमें हम पिस्टन पिन या रिस्ट पिन लगाकर इस कनेक्टिंग रॉड को जोड़ते हैं। यानी कि पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड, देखिए ये कनेक्टिंग रॉड है, तो पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ने वाले पिन को रिस्ट पिन या पिस्टन पिन या गजन पिन कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? और ये नीचे जो देखे पिस्टन में लगा हुआ बॉटम साइड में, इसको कहते हैं क्या चीज? ऑयल रिंग। इसको क्या कहते हैं? यहाँ पर जो है ये वाला, इसको कहते हैं ऑयल रिंग। ये ठोस होता है, और ये क्या होता है? इसमें ग्रूव बना होता है, चौड़ा में रहता है। और ये हो गया कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड क्यों कहते हैं? क्योंकि पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट को जोड़ने वाले रॉड को ही कनेक्टिंग रॉड कहते हैं। ठीक है, और यहाँ जहाँ जोड़ा गया है, तो यहाँ पर जोड़ा गया है जो क्रैंक में, तो इसको कहते हैं बिग एंड बेरिंग। यानी कि जो कनेक्टिंग रॉड होता है उसमें ऊपर साइड में जो छोटा होता है उसको स्मॉल एंड बेरिंग कहते हैं, और नीचे वाला जो बड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? बिग एंड बेरिंग कहते हैं। ठीक है, और ये है क्रैंक शाफ्ट, और ये क्रैंक शाफ्ट में नीचे की तरफ ये है, और ये ऊपर की तरफ जो है काउंटर वेट लगा हुआ है। क्या लगाया गया है? काउंटर वेट। काउंटर वेट का मतलब होता है बैलेंसिंग वेट। जैसे मान लीजिए कि एक बाल्टी में पानी ले लीजिए इधर, तो इधर पानी ले लेंगे, भारी बाल्टी है लेके चल लेंगे तो चल नहीं पाएंगे, तो अब क्या करते हैं? उसका बैलेंस करने के लिए आप इधर झुक जाते हैं,
इस साइड में झुक जाते हैं और हाथ को ऐसे फैला देते हैं। तो इसका बैलेंस जो है आप इधर करते हैं और इस तरह से लेकर चलते हैं। अगर आपको क्या करना है कि बैलेंस सीधा चलना है तो इधर भी इस बाएं हाथ में भी बाल्टी ले लीजिए और उसमें पानी रहेगा उतना ही मात्रा में, जितना कि इतना इधर मात्रा में है, और उठाकर सीधे चल सकते हैं आप। लेकिन जब एक साइड में जब हम क्या करते हैं कि भार देते हैं तो दूसरे साइड में उसके भार के अनुकूल अगर हमको चलना होता है तो क्या करना पड़ता है, वेट बढ़ाना पड़ता है। अगर हम बॉडी को झुका लेते हैं इधर तो हमारा वेट क्या होता है, इसके बैलेंस हो जाता है और हम उसको लेके जा सकते हैं। तो उसी तरह से यह काउंटर वेट है, क्योंकि यह नीचे की तरफ से जब ऊपर जाएगा तो ऊपर तो चला जाएगा, लेकिन जब ऊपर से नीचे आएगा तो फटाक से नीचे आ जाएगा, ना कि एकदम बहुत जल्दी नीचे आ जाएगा। तो ये वाइब्रेशन करेगा, ऊपर नीचे अप डाउन करेगा, इस तरह से कंपन करेगा। तो उस कंपन को समाप्त कर देने के लिए, वाइब्रेशन को समाप्त करने के लिए ये दोनों तरफ वेट लगा दिया जाता है जो इसके भार के बराबर वेट होता है। तो इसको कहते हैं काउंटर वेट। ठीक है, ये है फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील जो है क्या होता है, इसी के ऊपर बेल्ट लगा कर चलाया जाता है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट ड्राइव कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इनडायरेक्ट ड्राइव। अब ये डायरेक्ट ड्राइव और इनडायरेक्ट ड्राइव में क्या होता है, डायरेक्ट ड्राइव जैसे अब सेमी सील्ड और सील्ड में पढ़े कि वह डायरेक्ट ड्राइव होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये इनडायरेक्ट ड्राइव होता है, क्योंकि मोटर इसका अलग लगाकर और उसको हम बेल्ट के द्वारा चलाते हैं। किसके द्वारा चलाते हैं, बेल्ट के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि ये ऑयल फिल्टर है, इसमें ऑयल भरा हुआ रहता है, ये ऑयल भी भरा रहता है। यहाँ पर एक ऑयल इंडिकेटर लगा होता है, ऑयल लेवल इंडिकेटर, और यहाँ पर शाफ्ट सील लगा हुआ है। यहाँ ये ऑयल पंप लगा हुआ है, तो यहाँ से ऑयल को पंप करेगा और पंप करके सभी मूविंग पार्टों में पहुँचाएगा, जिससे इसमें लुब्रिकेशन होता रहेगा और यह ऊपर नीचे गति आराम से करता रहता है, चिकनापन बना रहता है। शाफ्ट सील यहाँ इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जब रेफ्रिजरेंट इसमें आता है तो कुछ रेफ्रिजरेंट इसमें भी आ जाता है, इसे क्रैंकेस में, तो यहाँ से लीकेज ना हो इसलिए यहाँ पर शाफ्ट सील लगा दिया जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कौन सा कंप्रेसर है, तो ओपन टाइप एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है। इससे पहले एयर कूल्ड ओपन टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में बताए थे, और वाटर कूल्ड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में क्या होता है और कैसे कार्य करता है। वाटर इनलेट और यहाँ से हॉट वाटर, आउटलेट। ठीक है, अब कैसे कार्य करता है ये वाटर कूल्ड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, इसके पार्ट्स के बारे में तो बताए हैं। ठीक है, यहाँ देखिए इसके बारे में बताए थे, फ्लाईव्हील है, इससे पहले बता देते थे पार्ट का नाम, तो हम पार्ट का नाम लिख देते हैं। पहले फिलहाल समझिए कि कैसे कार्य करता है, किस तरह से यह पानी से ठंडा होता है जब ये कंप्रेसर कार्य करता है। जब कंप्रेसर कार्य करता है तो यह गर्म होता है, और जब गर्म होता है तो अधिक टेम्परेचर हो जाने पर काम करना बंद कर देता है, वर्किंग परफॉर्मेंस इसका कम हो जाता है। इसी का नहीं, अगर हम लोग भी हैं ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो हमको काम करने में क्या होता है, दिक्कत होने लगता है, और ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है आदमी बेहोश भी हो जाता है। ठीक है, अभी जो मौसम चल रहा है इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि हालत ख़राब हो जाएगा। तो इसको पहले हवा के द्वारा ठंडा किया जाने वाला बताया गया था, अब पानी के द्वारा ठंडा करने के लिए क्या होता है कि पानी यहाँ से इन होता है,
और इधर से घूमते हुए ऐसे होते हुए यहाँ से होते हुए ऊपर की तरफ से निकल जाता है पानी। इसका इनलेट जो है नीचे की तरफ से होता है, आउटलेट ऊपर की तरफ से होता है। ठीक है, ये वाटर जैकेट लगा हुआ है और इसी के माध्यम से पानी ये सिलेंडर के बार बार से घूमते हुए इसके अंदर से क्या हो जाएगा, चला जाएगा, बाहर निकल जाएगा। आप कहेंगे कि पानी हम नीचे से क्यों प्रवाहित करा रहे हैं, ऊपर से भी प्रवाहित करा सकते थे। तो पानी ऊपर से प्रवाहित कराएंगे, यहाँ से ये पानी जो है इन कराएंगे यहाँ से, तो पानी सीधे सीधे इधर से घूमते हुए यहाँ निकल जाएगा, यानी कि इसके संपर्क में बहुत कम मात्रा में रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यह अधिक मात्रा में हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। लेकिन जब हम नीचे से पानी प्रवाहित कराते हैं तो नीचे से पानी प्रवाहित कराते समय क्या होगा कि ये पूरे जो है वाटर जैकेट जो बना हुआ है वो भरते हुए ऊपर की तरफ जाएगा, और जब भरते हुए ऊपर की तरफ जाएगा तो अधिक समय तक जो है इसके संपर्क में रहेगा। जब अधिक संपर्क में रहेगा अधिक समय तक, तो अधिक मात्रा में वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। समझ में ना, अधिक मात्रा में हीट को एब्जॉर्ब करेगा। जब अधिक मात्रा में हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो यहाँ से गर्म पानी बाहर निकल जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इसका कम रहेगा। डीजल इंजन कॉम्प्रेसर में देख लीजिएगा आप, उसमें भी इंजन को ठंडा करने के लिए क्या होता है, पानी नीचे की तरफ से भेजा जाता है और ऊपर से आउट कराया जाता है। ठीक है, आपका जो है गाड़ी के इंजन है, उसमें भी ट्रैक्टर है, उसमें भी सब में पानी का होता है नीचे से ही प्रवाहित कराकर ऊपर से आउट कराया जाता है। और आप सुनेंगे कि हम भाई ऊपर से प्रवाहित कराएं चाहे नीचे से, कोई अंतर नहीं है, ऐसा नहीं है। नीचे से प्रवाहित करने पर क्या होगा कि अधिक मात्रा में हीट ट्रांसमिशन होगा, ऊष्मा का स्थानांतरण होगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा समय तक इसी कांटेक्ट में रहेगा पानी, तो अधिक मात्रा में ऊष्मा को एब्जॉर्ब करेगा, और ज़्यादा समय तक नहीं रहने की वजह से क्या होगा कि हीट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। कब? जब आप ऊपर से प्रवाहित कराएंगे तब। जैसे ऊपर से प्रवाहित कराएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स से तो अपने आप नीचे आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। तो जल्दी आ जाएगा तो क्या होगा कि ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके संपर्क में रहेगा तब तो ऊष्मा का स्थानांतरण करेगा। जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ टेबल पर आग के टुकड़े रखे हुए हैं और इसको यहाँ पहुँचाना है, तो यहाँ पहुँचाने के लिए सीधे झटका दे दिए तो यहाँ पहुँच जाएगा। तो उस कंडीशन में जैसे हाथ से जब झटका दिए तो यहाँ पहुँच गया, तो कम संपर्क में आपके पास हीट रहा है, इसलिए कम जलेगा। लेकिन अगर आप क्या करते, इसी आग के टुकड़े को यहाँ से हाथ को उठाइए और ले जाके यहाँ रखिए, तो क्या होगा, ज़्यादा मात्रा में हीट आप क्या करेंगे, गेन करेंगे, यानी कि हीट ज़्यादा मात्रा में आपके अंदर जाएगा और हाथ को जला देगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा समय तक ये संपर्क में है। उसी तरह से यहाँ पानी जब ज़्यादा संपर्क में रहेगा तो ठंडा होने की वजह से यह क्या करेगा, इसकी ऊष्मा को एब्जॉर्ब करेगा, और जब एब्जॉर्ब करेगा तो गर्म होकर यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए पानी कहाँ से प्रवाहित कराया जाता है, नीचे से प्रवाहित कराया जाता है और ऊपर से आउट कराया जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं वाटर कूल्ड क्या चीज, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। इसके नाम भी लिख देते हैं। देखिए इसको क्या कहते हैं, फ्लाईव्हील, प्रतिपादक चक्र से कहते हैं। ठीक है, ये हो गया साक्षी, काउंटर वेट, ये है बिग इन बेयरिंग, इसको क्रैंक शाफ्ट कहते हैं। और ये हो गया बिग इन बेयरिंग, और ये हो गया कनेक्टिंग रॉड, ये हो गया सिलेंडर बोर्ड, ये हो गया हेड, यहाँ से इन होगा रेफ्रिजरेंट और यहाँ से आउट में डिस्चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये सब वही लगा हुआ है, ये ऑयल फिल्टर है, और ये ऑयल पंप है,
ये है आयल रिंग, नीचे वाला है आयल रिंग। और ये हो गया कंप्रेसर रिंग। ठीक है, और ये हो गया पिस्टन। यहाँ पर जो है अंदर वाला जो है वो पिस्टन पिन या गजन पिन कहते हैं, अंदर वाला। और बाहर वाला जो है, इसके बाहर वाला, ये वाला बाहर वाला वो है स्मॉल इन बेयरिंग। यहाँ ये हो गया सेक्शन मैनिफोल्ड, यहाँ से रेफ्रिजरेंट आएगा तो इसमें जाएगा, तो इधर भी आएगा और इधर भी जाएगा। और जो डिस्चार्ज होगा वो भी इसमें आएगा, डिस्चार्ज होगा, इसमें भी डिस्चार्ज होगा। ये वाल्व प्लेट है, और वाल्व प्लेट पर दो प्रकार के वाल्व ग्रिप लगे होते हैं, जिसको सेक्शन और डिस्चार्ज कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये सब ये आपको हम लिख देते हैं डिस्चार्ज, डिस्चार्ज वाल्व ग्रिप। डिस्चार्ज वाल्व, ठीक है। और ये हो गया सेक्शन वाल्व, इधर भी सेक्शन वाल्व है, इधर डिस्चार्ज वाल्व है, इसलिए की जगह लिख रहे हैं। ये हो गया सेक्शन वाल्व। तो पार्ट के नाम तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कंप्रेसर में कौन कौन से पार्ट लगा होता है, किस तरह से कार्य करता है। ठीक है, अब इसके बाद में कैसे ये कार्य करता है, ठीक है, कब ये काम करता है, कब सेक्शन होता है, कब डिस्चार्ज होता है, इसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, अब रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर देखिए, जब पिस्टन ये टॉप पर रहता है, ठीक है, टॉप डीडीसी, डीडीसी, डीडीसी का मतलब होता है टॉप डेड सेंटर। सेंटर, CNTER, ठीक है। और BDC मतलब होता है बॉटम डेड सेंटर। ठीक है, तो अभी पिस्टन जो है वो कहां पर है, यानी BDC पर है। ठीक है, BDC यानी कि बॉटम डेड सेंटर। अब इससे नीचे नहीं जा सकता है, तो क्या हो गया, इसको कहते हैं BDC। और जब ऊपर जब जाएगा क्रैंक शाफ्ट, यहां पर जब जाएगा तो उसको कहेंगे TDC। ठीक है, अभी पूरा क्या हो गया, टॉप TDC यानी TDC पर हो गया। TDC का मतलब होता है यानी कि टॉप डेड सेंटर। टॉप TDC मतलब टॉप डेड सेंटर, एकदम पिस्टन ऊपर पहुंच गया है, अब उससे ऊपर नहीं जा सकता है। ठीक है, अब क्रैंक शाफ्ट घूमेगा भी तो वो नीचे की तरफ आएगा, और क्रैंक शाफ्ट एक चक्कर में 360 डिग्री का कोण बनाता है। कितना बनाता है, 360 डिग्री। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि वृत्त का कोण कितना होता है, 360 डिग्री, यानी कि यह 90, यह 90, यह 90, यह 90, तो 90 36 360 हुआ कि नहीं हुआ। तो अभी इस समय जो है यहाँ पर क्या है कि ऊपर जाएगा तो
यहाँ पर 0 है तो यहाँ नीचे आएगा तो 180 हो गया, तो यहाँ पर 180 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब चलेगा ये यहाँ पर, तो यहाँ से जब 20 डिग्री नीचे की तरफ आएगा, 20 डिग्री नीचे, लेकिन ऊपर से टॉप से यहाँ पर है, टॉप पर है, और टॉप से जो है अगर वो क्या हो रहा है 20 डिग्री नीचे की तरफ आ रहा है, 20 डिग्री नीचे की तरफ, यानी कि यहाँ से वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसके अंदर क्या होगा वैक्यूम उत्पन्न होने लगेगा। और जब यह 40% यानी कि 40% नीचे आ जाता है, सिलेंडर बोर्ड के 40% नीचे आता है पिस्टन, तो उस समय क्या होता है कि सेक्शन वाल्व रेट और डिस्चार्ज वाल्व रेट दोनों बंद रहेगा। लेकिन जैसे ही 40% से नीचे, यानी 40% से जैसे नीचे आने लगेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ तक आ गया, और जैसे नीचे आने लगेगा उस कंडीशन में इसके अंदर और वैक्यूम उत्पन्न होगा, क्योंकि आप जानते ही हैं कि जब आयतन बढ़ता है तो प्रेशर क्या होता है, घटता है। ठीक है, यानी कि V प्रोपोर्शनल 1/P होता है। जब आयतन बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, और जब आयतन घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो यहाँ आयतन क्या हो रहा है, ऊपर से पहले जो है यहाँ पर था, यानी कि पिस्टन यहाँ था तो आयतन इतना ही था, अब पिस्टन घटकर कहाँ आ गया, यहाँ तक आ गया, यहाँ से यहाँ तक, तो आयतन बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो जब आयतन बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, और प्रेशर घटेगा तो ये सेक्शन वाल्व रेट नीचे की तरफ से है तो यह नीचे की तरफ खींच जाएगा, यानी कि ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नीचे की तरफ ऐसे खींच जाएगा, ऐसे खुल जाएगा, ऐसे खुल जाएगा। और ये डिस्चार्ज वाल्व रेट जो है पूरी तरह से इसको बंद किए, स्प्रिंग इसको दबाए हुए हैं, और सेक्शन वाल्व रेट की तरफ क्या हो गया, नीचे की तरफ खींच गया है, और रेफ्रिजरेंट यहाँ से इसके अंदर प्रवेश करने लगा। ठीक है, तब तक पिस्टन क्या हो गया, बिल्कुल बॉटम डेड सेंटर BDC आ गया। ठीक है, और BDC से जब आता है, और BDC के बाद से जब फिर क्रैंकशाफ्ट घूमेगा 20 डिग्री TD से ऊपर की तरफ, TD से मतलब टर्निंग डायरेक्शन ऑफ क्रैंक, तो टर्न हो रहा है ऊपर की तरफ, कितना 20 डिग्री। तो उस कंडीशन में यह क्या होगा कि पिस्टन भी सिलेंडर बोर्ड के अंदर ऊपर की तरफ उठेगा, और जब 40% नीचे से ऊपर उठ जाता है तो उस कंडीशन में ये फिर सेक्शन वाल्व रेट बंद हो जाएगा ऐसे, क्योंकि नीचे का जो है प्रेशर जाएगा, तो प्रेशर क्या करेगा, लेकिन रेफ्रिजरेंट बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो इसको उठा देगा तो जाके यहाँ बैठ जाएगा, इसमें जाकर चिपक जाएगा, और जब नीचे से चिपक जाएगा तो ये तो कितना प्रेशर होगा तो खुलेगा नहीं। अब क्या होगा कि इसके अंदर जो प्रेशर, यानी कि अब आयतन घटते जा रहा है, क्रैंकशाफ्ट ऊपर उठ रहा है, तो ये ऊपर उठेगा तो क्या होगा कि पिस्टन भी ऊपर उठेगा तो इसका आयतन घटेगा, सिलेंडर बोर्ड के अंदर आयतन घटेगा तो रेफ्रिजरेंट का प्रेशर तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अब मान लीजिए इतना दूर में इतना रेफ्रिजरेंट था, अब वो कम होकर इतने दूर में अब इतना रेफ्रिजरेंट होगा तो प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। जैसे एक बेंच पर आप लोग जो है क्या हो गया, 3 आदमी बैठे हुए हैं और उसी पर 2 आदमी को और बैठा दे, तो आप लोग में धक्का मुक्की होगा कि नहीं होगा, कोई बाहर गिर जाएगा, उधर गिर जाएगा, जगह है तो, नहीं जगह है तो क्या है, सबके ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, और ज्यादा प्रेशर बढ़ा दिया तो क्या होगा, बेंच से उतर जाएंगे, उधर भाग जाएंगे। तो उसी तरह से यहाँ पर जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये डिस्चार्ज वाल्व रेट का जो स्प्रिंग है, वो स्प्रिंग के टेंशन से इसके अंदर प्रेशर जब बढ़ेगा तो क्या होगा, ये स्प्रिंग को ऊपर उठा देगा, दबा देगा। जब ऊपर उठा देगा तो यहाँ से रेफ्रिजरेंट क्या होगा, उसको जाने नहीं देगा, वो डिस्चार्ज वाल्व रेट का स्प्रिंग उसको दबाए रखेगा, खुले नहीं देंगे, आई क्या हम निकलवे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, वो इधर धक्का मुक्की करते हुए इधर से निकलेगा, इधर से निकलेगा, और ये पिसते हुए यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, जिससे उसका टेम्परेचर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो समझ में ना, इस तरह से कार्य करता है। तो सेक्शन होगा जो शक करेगा, और जब कंप्रेशन करेगा, ऊपर से दबाएगा तो यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएगा, यहाँ से नहीं निकलेगा। और जब क्या होता है कि इधर से भी निकलने लगता है तो इधर पंपिंग क्या होता है, फेल हो जाता है। ठीक है, इधर डिस्चार्ज नहीं कर पाता है। और इसमें जो आयल रिंग लगाया गया है और कंप्रेसर रिंग, ये हो गया कंप्रेसर रिंग, ऊपर पिस्टन के टॉप साइड में लगाया जाता है तो कंप्रेसर रिंग, और बॉटम साइड में लगाया जाता है आयल स्क्रैपर रिंग। इसका काम क्या है कि आयल का काम, आयल ये कंप्रेसर रिंग का काम है कि जो सिलेंडर और पिस्टन के बीच में जो गैप है उस गैप को बंद किए रखेगा, ताकि रेफ्रिजरेंट जो है इधर की तरफ लीक ना करे, नीचे की तरफ लीक ना करे, ऊपर की तरफ ही जाए। और ये जिसका काम का है आयल स्क्रैपरिंग का, क्योंकि अब पहले हम बनाए थे कि यहाँ पर क्या होता है, आयल पंप होता है,
और यहाँ से ऑयल पंप करके यहाँ पहुँचाता है तो लुब्रिकेशन होता है। तो यह ऑयल जो है रेफ्रिजरेंट के साथ पंप ना हो जाए, तो उसके साथ भी पंप ना हो जाए, इसलिए ये ऑयल स्क्रैपर लगा दिया जाता है ताकि यह ऑयल को रोक कर रख देता है, ठीक है, नीचे ला देता है, जिससे ऑयल अधिक मात्रा में ऊपर नहीं जा पाता है। तो दोनों का काम समझ में आ गया। दोनों में क्या अंतर है? कंप्रेसर रिंग जो होता है वो क्या होता है? कंप्रेसर रिंग पिस्टन के टॉप साइड में लगा होता है, जो कंप्रेसर सिलेंडर और कंप्रेसर के पिस्टन के बीच में जो गैप होता है उसको बंद करने के लिए, और वो सॉलिड होता है, ठोस होता है, पतला टाइप में होता है। और नीचे साइड में जो लगा होता है पिस्टन के टॉप बॉटम साइड में, वो ऑयल स्क्रैपर रिंग है, ऑयल रिंग है। वो क्या होता है? कंप्रेसर रिंग से थोड़ा चौड़ा होता है और उसमें ग्रुप बना हुआ रहता है। ये दोनों में अंतर है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कैसे कार्य करता है, टीडीसी, बीडीसी, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब इसके बाद स्ट्रोक के बारे में, कि स्ट्रोक क्या होता है। स्ट्रोक का मतलब होता है झटका देना, यानी झटके से किए गए कार्य को स्ट्रोक कहते हैं। कोई भी काम हम झटके से करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? स्ट्रोक कहते हैं। जैसे क्रिकेट में आप देखते होंगे, कोई बैट से बॉल को झटके से मारता है तो कहता है कि बहुत अच्छे स्ट्रोक लगाया है, ठीक है। तो इसमें भी स्ट्रोक होता है। जब क्या कौन होता है? तो सेक्शन स्ट्रोक। सेक्शन स्ट्रोक का मतलब कि झटका जो देता है जिससे सेक्शन वाल रीड खुल जाता है, उसको सेक्शन स्ट्रोक। और कंप्रेशन स्ट्रोक क्या होता है? जब नीचे से जब कंप्रेस करके ऊपर जाता है तो उसको कंप्रेशन स्ट्रोक कहते हैं। और डिस्चार्ज स्ट्रोक क्या होता है? जब रेफ्रिजरेंट यहाँ से प्रेशर के द्वारा झटके से यहाँ से बाहर निकलता है तो उसको डिस्चार्ज स्ट्रोक कहते हैं, ठीक है। ऐसे दो ही प्रकार का समझ लीजिए स्ट्रोक होता है, एक सेक्शन स्ट्रोक और एक होता है डिस्चार्ज स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक यहाँ से जब नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाता है और उसका प्रेशर बढ़ता है तो उसको कंप्रेशन स्ट्रोक कहते हैं। तो स्ट्रोक समझ में आया? स्ट्रोक क्या होता है? झटके से किए गए कार्य को हम स्ट्रोक कहते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब इसके बाद से जो है हम इसमें जो मोटर लगा होता है, जो सील्ड हर्मेटिक कंप्रेसर में मोटर लगा होता है, उसका मोटर का टर्मिनल बाहर निकला हुआ रहता है। तो हम कैसे जानेंगे कि यह कंप्रेसर जो है सही काम कर रहा है, मोटर सही है कि नहीं सही है? तो कंप्रेसर उसका जो है उसमें हमको क्या करना पड़ता है? ध्यान रखना पड़ता है, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग चेक करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कॉमन रनिंग स्टार्टिंग। सील्ड या हर्मेटिक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो होता है उसमें आप जानते ही हैं कि उसी के अंदर उसका मोटर लगा होता है। यहाँ पर टर्मिनल बना हुआ रहता है, यहाँ पर 3 पिन निकला हुआ रहता है। तो 3 पिन से हम क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं कि हमारा मोटर सही है कि नहीं, ठीक है। इससे पहले हमने देखिए, इसको जांचने के लिए 2 प्रकार से जांच सकते हैं, एक सीरीज लैंप के द्वारा और एक क्या होता है? मल्टीमीटर या क्लैम्पमीटर के द्वारा हम चेक कर सकते हैं। क्लैम्पमीटर और मल्टीमीटर के बारे में आप लोगों को बताए थे, सीरीज लैंप के बारे में बताए हैं, ठीक है। तो कैसे चेक कर सकते हैं? ये 3 टर्मिनल है। अब 3 टर्मिनल जैसे मान लीजिए कि ए बी सी, इसको ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, ठीक है। ए बी सी यानी अंदर में ए ऐसे जुड़ा रहता है, अंदर में ये बाइंडिंग जो होता है ऐसे, एक रनिंग बाइंडिंग होता है और एक स्टार्टिंग बाइंडिंग होता है। ये रनिंग बाइंडिंग हो गया, और ये हो गया स्टार्टिंग बाइंडिंग। अब इन दोनों को हम इस तरह से जोड़ देते हैं तो ये हो गया कॉमन, ये हो गया रनिंग और ये हो गया स्टार्टिंग। तो इसको हम ऐसे दर्शा सकते हैं, अब ये हो गया कॉमन, ये हो गया रनिंग और ये हो गया स्टार्टिंग। तो हम कैसे चेक करेंगे कि ये सही है कि नहीं सही है? तो पहले तो हम क्या करेंगे? मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में रखेंगे। कंटिन्यूटी रेंज आपको हम दिखाए थे कि कंटिन्यूटी रेंज क्या होता है। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में रखते हैं, मान लीजिए मल्टीमीटर हो गया और इसका 2 प्राड होता है। इन दोनों प्राड को और यहाँ पर डिस्प्ले रहता है, डिजिटल मल्टीमीटर है। तो एक प्राड को हम इस पर लगाते हैं और दूसरे प्राड को इस पर लगाते हैं। अगर ये कंटिन्यूटी बता रहा है, ठीक है, तो फिर इसको हटाकर इस पर रखेंगे। और ये भी कंटिन्यूटी बता रहा है
रेजिस्टेंस बता रहा है, तो समझ लीजिए कि सही है। और फिर इसी को हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए बॉडी है और ये टर्मिनल 3 निकला हुआ है, इसको हम यहाँ जोड़ दिए, इसको हमने यहाँ जोड़ दिया, इसको हमने यहाँ जोड़ दिया, 3 पिन निकला हुआ है। तो एक पिन पर हम कहा कि यहाँ लगा दिए और दूसरे जो है इसके बॉडी पर जहाँ पेन टूट नहीं रहेगा वहाँ पर लगाएंगे। तो अगर ये क्वांटिटी बता रहा है इसका मतलब ये अर्थ हो गया है, ठीक है। इसको छूने से इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। और सुनना, अब हम कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे मान लीजिए 3 पिन बाहर निकला हुआ है और ये हमको मालूम नहीं है, ठीक है। अंदर का तो हमको पता चलेगा नहीं, क्योंकि डोम से ढका रहता है। तो हम 3 पिन को देखकर हम कैसे मालूम करेंगे कौन कॉमन है, कौन रनिंग, कौन स्टार्टिंग है, ठीक है। तो एक हम फॉर्मूला बताते हैं कि जब कॉमन प्लस रनिंग रहेगा तो क्या होगा कि रेजिस्टेंस जो है लो रेजिस्टेंस रहेगा। कॉमन और रनिंग पर लगाएंगे तो क्या होगा? लो रेजिस्टेंस, ठीक है। और स्टार्टिंग प्लस रनिंग पर लगाएंगे तो मिडिल रेजिस्टेंस, और कॉमन प्लस स्टार्टिंग पर मिडिल रेजिस्टेंस आएगा, और रनिंग प्लस स्टार्टिंग पर क्या होगा? मोर रेजिस्टेंस, अधिक रेजिस्टेंस आएगा। रेजिस्टेंस, ठीक है। कॉमन और रनिंग पर लो रेजिस्टेंस, कॉमन और स्टार्टिंग पर मिडिल रेजिस्टेंस, और रनिंग प्लस स्टार्टिंग पर मोर रेजिस्टेंस। अब 3 पिन निकला हुआ है, हमको मालूम है ये नहीं है कि कौन कॉमन, कौन रनिंग, कौन स्टार्टिंग है। तो हम क्या करेंगे? हम ए बी सी मान लेते हैं, ए बी सी। अब मल्टीमीटर के प्राड को हम बारी बारी से ए और बी पर लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद रेजिस्टेंस से करते हैं। तो ए प्लस बी को लगाए तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या रेजिस्टेंस है। फिर बी को हटाकर सी से लगाते हैं तो देखते हैं क्या रेजिस्टेंस है। और फिर ए को हटाकर फिर बी पर लगाते हैं, सी पर रहेगा ही, तो क्या रेजिस्टेंस है। तीनों रेजिस्टेंस को बारी बारी से चेक कर लेते हैं। अगर ए और बी पर लगाने पर क्या हो रहा है, यानी लो रेजिस्टेंस है, लो रेजिस्टेंस है, ठीक है। ए बी पर लगाने पर क्या हो गया? लो रेजिस्टेंस। और फिर यहाँ से हटाकर हम सी पर लगाते हैं, यानी ए और सी पर लगाने पर क्या हो गया? मिडिल रेजिस्टेंस है, ठीक है। मिडिल माने मध्यम रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि हमारा ए और बी लो रेजिस्टेंस है, तो इस कॉमन और रनिंग जो है लो रेजिस्टेंस होगा। अभी हमारा ए कॉमन है कि बी कॉमन है हमको पता नहीं है, तो फिर हमने दूसरा पर लगाया तो ए और सी पर लगाए तो मिडिल रेजिस्टेंस है। इसका मतलब है कॉमन और स्टार्टिंग हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि ए वाला इसमें भी है, ए वाला इसमें भी है, तो ये क्या हो गया? कॉमन हो गया। तो ये वाला हमारा क्या हो गया? कॉमन। ये क्या हो गया? कॉमन हो गया। और इसमें बी क्या हो गया? तो ये इसमें बी आर है तो क्या हो गया? रनिंग हो गया। तो बी वाला क्या हो जाएगा? रनिंग। और सी वाला क्या है इसमें? अरे सी जो है यहाँ पर क्या? स्टार्टिंग है, क्योंकि ए वाला तो इसमें भी है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा स्टार्टिंग। उसी तरह से हम क्या करते हैं कि इसको सीरी लैंप के द्वारा भी चेक कर सकते हैं। सीरी लैंप चेक करने के लिए ऐसे एक सॉकेट ले लीजिए, इसमें फेस न्यूट्रल रहेगा। सीरीज बना लेते हैं। तो बल्ब हो गया, इसमें 2 तार होगा, एक तार हम इसमें डाल देते हैं और एक तार यहाँ से निकाल देते हैं, एक तार यहाँ से निकाल देते हैं। ये सीरीज हो गया। तो हम पहले ए और बी पर लगाते हैं। तो अगर हम सीरीज लैंप से, तो मल्टीमीटर के द्वारा हो गया था,
मल्टीमीटर के या क्लैंप के द्वारा। अब हम सीरीज लैंप के द्वारा क्या होगा, सीरीज लैंप सीरीज लैंप के द्वारा हम क्या करते हैं कि कॉमन और रनिंग रहेगा, और कॉमन प्लस स्टार्टिंग, और क्या हो गया रनिंग प्लस स्टार्टिंग। ये बल्ब हो गया। कॉमन और रनिंग पर लगाएंगे तो क्या होगा कि तेज रोशनी होगा। ठीक है, क्या होगा, तेज रोशनी, यानी कि ज्यादा लाइट होगा, यानी मोर लाइट। और यहां क्या होगा, मिडिल लाइट। और यहाँ क्या होगा, देख रहे ना, मोर लाइट मतलब कि तेज रोशनी, मिडिल लाइट मतलब क्या हो गया, मध्यम रोशनी, और रनिंग प्लस स्टार्टिंग पर क्या हो गया, यानी कि लो रोशनी, लो लाइट, LIGHT। ठीक है, कॉमन और रनिंग पर मोर लाइट तेज रोशनी होगा, और कॉमन और स्टार्टिंग पर मिडिल लाइट मतलब कि मध्यम रोशनी, और कॉमन रनिंग और प्लस स्टार्टिंग पर सबसे कम रोशनी होगा। ठीक है, तो हम इस पर लगाते हैं और लगाकर चेक करते हैं। अगर A B पर तीनों पर बारी बारी लगा कर चेक कर लेते हैं। अब इसमें जो है A और B पर लगाते हैं तो तीनों पर बारी बारी लगा कर चेक कर लेते हैं, A B और A C और C और B पर। ठीक है, सी लैंप से। तो क्या होगा, अगर आप यहाँ देख रहे हैं कि A B पर लगा रहे हैं, तो A B पर लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, लाइट आपका क्या है, तेज है, यानी कि तेज रोशनी है, प्रकाश ज्यादा है। और जब इस पर लगाते हैं A और C पर तो मध्यम रोशनी है। मध्यम रोशनी में क्या होता है, मिडिल लाइट। ठीक है, और जब हम B और C पर लगाते हैं, B और C पर लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, सबसे कम रोशनी, सबसे कम रोशनी है। ठीक है, तो हमारा समझ में आ गया कि A और B कॉमन और रनिंग होगा, A और B क्या होगा, कॉमन और रनिंग। तो हमारा A क्या हो गया, A वाला जो है कॉमन हो गया, और B वाला क्या हो जाएगा, रनिंग, क्योंकि यहाँ पर जो है ये B है, रनिंग है, B हो जाएगा रनिंग। और C वाला जो है क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि बाइंडिंग में जो है रनिंग बाइंडिंग जो किया जाता है, हम उसको भी बता देते हैं क्यों ऐसा होता है। बता दे इसको, बड़ी जो रनिंग बाइंडिंग की जाती है उसका वो मोटे तार से की जाती है, और स्टार्टिंग बाइंडिंग की जाती है वो पतले तार से की जाती है। तो रनिंग में जो है क्या होता है, मोटा तार है, इसलिए मोटे तार का रेजिस्टेंस कम होता है। मोटे तार का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो के मार्ग ज्यादा होते हैं, इसलिए उसमें रुकावट ज्यादा नहीं होता है। और स्टार्टिंग बाइंडिंग पतले तार से की जाती है, इसलिए इसमें क्या होता है, रुकावट ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो जब हम इसको जोड़ देते हैं ऐसे, ये हो गया रनिंग और ये हो गया स्टार्टिंग, ये हो गया कॉमन। ठीक है, तो जब हम इस पर और इस पर लगाते हैं, यानी कॉमन और रनिंग पर लगाते हैं, तो मोटा तार होने की वजह से इसमें रेजिस्टेंस कम बताता है, रुकावट कम बताएगा। तो देखिए लो रेजिस्टेंस बता रहा है, लो रेजिस्टेंस मतलब कि तेज रोशनी होगा, तेज रोशनी प्रकाश ज्यादा देगा। ठीक है, लेकिन जब हम क्या करते हैं कि इस पर और इस पर लगाते हैं,
इस पर और इस पर कॉमन और स्टार्टिंग पर लगाते हैं तो मध्यम रोशनी क्यों होता है, क्योंकि इससे ज्यादा रेजिस्टेंस इसमें आ जाता है, ठीक है। जब इसमें ज्यादा रेजिस्टेंस आता है तो इसलिए मिडिल रेजिस्टेंस हो जाता है और यहाँ पर मध्यम रोशनी हो जाएगा। जब हम इस पर लगाते हैं यानी इस पर और इस पर लगाते हैं रनिंग में स्टार्टिंग पर, तो इसका भी रोशनी और प्लस इसका भी रेजिस्टेंस और प्लस इसका भी रेजिस्टेंस दोनों जुड़ जाता है। तो जब दोनों जुड़ जाता है तो मोर रेजिस्टेंस हो जाएगा ना, अधिक रेजिस्टेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस दोनों जुड़ के समझ में रहा है। तो जब दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोर रेजिस्टेंस होगा और लो रोशनी हो जाएगा, कम रोशनी होगा, ठीक है। तो इस तरह से कॉमन रनिंग स्टार्टिंग हम ज्ञात कर सकते हैं मोटर का। अनेक कंप्रेसर के जो सील्ड कंप्रेसर, हर्मेटिक कंप्रेसर है उसमें, ठीक है।